हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो करंट अफेयर के रूप में आपको एज ए एग्जाम में एज ए क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टैग के बारे में, फास्टैग का जनरली आप लोगों ने यूज भी करा होगा। फास्टैग होता क्या है, यहाँ पर देखिए। फास्टैग मेड हाईवेज कैशलेस है, व्हाई दे आर नॉट जेमलेस। देखिए फास्टैग होता क्या है। RFID टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। फास्टैग जो है जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, दैट इज RFID टेक्नोलॉजी। RFID टेक्नोलॉजी एक तरीके से ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी होती है उससे ही जुड़ी हुई है, जिसमें कोई एक डिवाइस है फास्टैग को मॉनिटर करने वाला, जब उसके पास उसके टच में आएगा, नियर बाई शेयर, मतलब नियर बाई एक पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर यदि आप फास्टैग मशीन के पास आएंगे तो वो आपको डिटेक्ट कर लेगी। उसके जब वो फास्टैग मशीन आपको डिटेक्ट करेगी तो उसके बाद आपको गाड़ी की जितनी भी जानकारी होगी, जितना भी अमाउंट काटना होगा वो काट लेंगे। फास्टैग के बारे में बात करूं तो भारत में फास्टैग जो है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों जगह लागू है। फास्टैग 7 अलग अलग कलर में जारी किया जाता है और एक फास्टैग 5 साल के लिए वैलिड होगा। एक फास्टैग 5 साल के लिए जारी किया जाता है और जो भी फास्टैग होगा वो 7 अलग अलग कलर में होगा। अलग अलग कलर क्यों? क्योंकि भारत में व्हीकल्स भी अलग अलग होते हैं। कुछ टैक्सी व्हीकल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं। तो चूंकि व्हीकल्स का ट्रक व्हीकल्स अलग हैं, तो व्हीकल्स का नेचर अलग अलग है, तो जिसकी वजह से फास्टैग का जो है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। फास्टैग के बारे में और क्या बात करें, तो फास्टैग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये NHAI का और NPCI का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इसके अलावा जो हाईवे इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, एक NHAI की ही एक कंपनी है, IHMCL, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, उसका NPCI के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव है, जिसमें किस तरीके से हमारे जो रोड्स वगैरह पर टोल सिस्टम को उसको डिजिटल फॉर्मेट में लाया गया है। देखो कोई भी गाड़ी टोल पर रुकती है तो इससे कुछ कई सारे नुकसान होते हैं। जैसे यदि गाड़ी काफी देर तक लंबी लाइनें लगेगी तो गाड़ियों से पोल्यूटेंट्स निकलेंगे, है ना। पेपर का यूज होता है, टोल की पर्ची कटती है, तो इससे यदि हम फास्टैग की तरफ बढ़ेंगे तो न केवल एयर पोल्यूशन कम होगा बल्कि पेपर का यूज भी कम होगा, है ना। जो टोल प्लाजास पर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा इजी होगा, तो टोल प्लाजा पर जो ओवरऑल जो मॉनिटरिंग कॉस्ट है वो कम आएगी। तो इस तरीके से फास्टैग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, लोगों को भी टाइम बचता है, टाइम सेविंग है। तो इसको देखते हुए फास्टैग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई, NHAI NPCI के साथ मिलकर ये पॉलिसी लेकर आई। 2016 में ये पॉलिसी आई थी और 2017 से इसको लागू किया गया, 1 दिसंबर 2017 से। हाँ, 7 अलग अलग कलर में है। बैंगनी कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है। हर कलर किसी न किसी कैटेगरी को ऑथराइज्ड है। जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग एक कलर आपका येलो कलर है, वो कमर्शियल व्हीकल को ऑथराइज्ड है। पर्सनल व्हीकल्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ पर्सनल व्हीकल छोटे होते हैं, कुछ SUV टाइप व्हीकल्स होते हैं। तो अलग अलग व्हीकल्स की कैटेगरी के हिसाब से फास्टैग अलग अलग देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो आपको इसके बारे में जो चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, फास्टैग भारत में 2017 में शुरू हुआ। कोई भी गाड़ी का फास्टैग 5 साल के लिए वैलिड होता है और 7 अलग अलग कलर के फास्टैग होते हैं, है ना, जो कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से मिलते हैं। कोई लॉटरी नहीं लगती, आपकी व्हीकल का जो कैटेगरी होगा उस हिसाब से आपको फास्टैग मिलेगा। फास्टैग जो है वो NPCI का और NHAI का एक जॉइंट इनिशिएटिव है।
एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हाईवेज का मैनेजमेंट देखती है, और एनपीसीआई भारत में जो भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसको देखते हुए एक हमारा जॉइंट इनिशिएटिव है आरबीआई का और बैंक्स का, दैट इज एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स है, चाहे वो आप भीम यूपीआई वगैरह देख से कोई पेमेंट करते हैं, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन एनपीसीआई के पास ही होता है। तो एनएचएआई और एनपीसीआई का जॉइंट इनिशिएटिव है ना, जो कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वगैरह इनको मॉनिटर करता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी बताई गई है जयपुर से दिल्ली तक के लिए, तो टोल्स वगैरह बताए गए हैं, है ना। बंदराज टोल प्लाजा, राजा ढोक टोल प्लाजा, ठीक है, कितनी बजे कौन कितना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कई बार कुछ अननेसेसरी चीजें आती है जो कि हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। फॉरेन एंटी यूएस अलायंस पुतिन एंड शी वो न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, और यही रीजन है कि भारत और यूएसए के बीच में रिलेशन कितने ही अच्छे रहे हों। जब हमने चाबार पोर्ट के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन करा तो यूएसए ने हमारी तरफ नहीं बोला कि हम कितनी हमारी दोस्ती अच्छी हो, लेकिन यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट में फेवर में नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी दो ग्रुप्स जनरली बनते नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप्स कैपिटल कंट्रीज का, जो कि शुरू से ही दो ही ग्रुप थे, एक कैपिटल और एक सोशल कंट्री का। जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह है, इंडिया भी थोड़ा थोड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ झुकाव ज्यादा है। और दूसरा ग्रुप है चाइना और रशिया। चाइना और रशिया दोनों जो हैं, उन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों का ही एक दुश्मन देश है यूएसए। दोनों की ही यूएसए के साथ जो रिलेशन है वो इतने अच्छे मेंटेन नहीं है काफी टाइम से। रशिया के तो काफी वर्ल्ड कोल्ड वार के टाइम से ही खराब है, और पिछले कुछ समय में चाइना के साथ भी काफी ज्यादा रिलेशन बिगड़े हैं यूएसए के। दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, ऐसा बोला जाता है। दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होगा। यही चीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलती है कि भले ही चाइना ने रशिया की काफी जमीनों पर कब्जा कर रखा हो, इंडिया चाइना रशिया बॉर्डर पर विवाद हो, लेकिन यूएसए को काउंटर करने के लिए देखिए क्या लिख रहा है, एंटी यूएस अलायंस पुतिन एंड शी जिनपिंग। ठीक है, तो ये कुछ एक हार्मफुल यूएस लीड मिलिट्री अलायंस इन एशिया, इन्होंने बोला है कि एशिया में यूएसए का जो एक अलायंस बढ़ रहा है, चाहे आप वो क्वाड को ले लो, चाहे आप यूएसए के जो मिलिट्री बेस हैं आसियान कंट्रीज के आसपास उससे जोड़ के देख सकते हो। साउथ चाइना सी में चाइना का बढ़ता काउंटर देख लो, मालाबार एक्सरसाइज, देयर आर द मल्टीपल एग्जांपल्स व्हेन वी कैन से दैट यूएसए का जो इंटरफेरेंस है एशिया में, स्पेशली जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वही एक चिंता की बात थी रशिया के लिए। सिमिलरली चाइना के लिए भी एक रशिया की चिंता की बात थी। तो उन्होंने एक जॉइंट एंटी यूएस अलायंस या के लिए बात करी है कि एंटी यूएस अलायंस एक नया पार्टनरशिप। इसी तरीके से एंटी चाइना अलायंस बना था, एक को पता हो, क्वाड के नाम से। तो इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये इस तरीके की अपडेट्स चलते रहते हैं। अपडेट्स मतलब यदि कोई भी कंट्री के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको फॉरेन पॉलिसी का सबसे कोर कंसेप्ट बताऊं तो फॉरेन पॉलिसी में हमारे देश ही नहीं, हर देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा तो हमारे लिए वो फॉरेन पॉलिसी बेकार है। हर वो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है जिससे हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। आज भले ही हमारे यूएसए के साथ कितने अच्छे रिलेशन हो, लेकिन यदि हमारा ये चीज फुलफिल नहीं हो रहा होगा तो हम कल को यूएसए का पाला भी छोड़ सकते हैं। रशिया के साथ हमारे रिलेशन क्यों अच्छे रहे, क्योंकि रशिया के से हमारे नेशनल इंटरेस्ट काफी ज्यादा फुलफिल थे। रशिया ने किस तरीके से हमारा को मिलिट्री सहायता प्रोवाइड करी। जब बांग्लादेश को लेकर विवाद हो रहा था तो यूएसए का जब जहाज आकर खड़ा हो गया था बे ऑफ बंगाल में, तब वो रशिया ही था जिसने हमको मदद करी थी। इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971, सुखोई 30, AK-47, ऐसे कई सारे चीजें हैं, है ना। राफेल तो नहीं, और भी कई सारे। इसमें सुखोई 30 तो सबसे ज्यादा हम डिपेंडेंसी है।
S-400 हम रशिया से ले रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट है। चूँकि आज हम हमारी बात करें तो चूँकि पुराने टाइम पर हमारी डिपेंडेंसी रशिया पर ज़्यादा थी वेपन्स को खरीदने के लिए। हालाँकि हम उस चीज़ के लिए पैसा पे करते थे। लेकिन हमारे जो मिलिट्री थी उसके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया के थे। लेकिन जैसे ही रशिया ने चाइना को भी वेपन्स देना स्टार्ट करा तो ऐसे में हमारे वेपन्स की जो टोनी थी, जो मोनोपोली एक तरफा जो हमारे वेपन्स हुआ करते थे। आज हम सुकोई 30 यूज़ कर रहे हैं। हमको पता है कि चाइना ने भी रशिया से खरीदा है, उसके पास भी सुकोई 30 है। आज हम S-400 हमने इम्पोर्ट करा, परचेज़ करा, तो हमारे साथ-साथ सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी करा। कल को हमारी लड़ाई तो चाइना से ही होगी ना, तो चाइना के साथ हमको पता है कि सुकोई 400 है। तो हम ऐसे वेपन्स लेकर आए हैं जो उनसे ज़्यादा एडवांस हो, तभी तो हम वॉर जीतेंगे। यही रीज़न है कि भारत जो है वो यूएसए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत यूएसए की तरफ क्यों झुका हुआ है? दरअसल भारत का रशिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन इतना नहीं है। हम ना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ना हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। $10 बिलियन के भी आस-पास है, उससे भी कम ही होगा। लेकिन वेपन्स के मामले में हम काफ़ी सारी चीज़ें रशिया से लेते थे। लेकिन चूँकि रशिया ने चाइना को भी चीज़ें बेचना स्टार्ट करा, जो सुकोई 30 हमको दे रहा है, वही चाइना को दे रहा है। जो S-400 हमको दे रहा है, वो चाइना को दे रहा है, वही पाकिस्तान को दे रहा है। ऐसे में हमारे वेपन्स का जो यूनिफ़ॉर्मिटी थी वो बदल गई, हमारे वेपन्स की जो आइडेंटिटी थी, हमारे पास एडवांस वेपन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वॉर के लिए, जिसकी वजह से ही हमने यूएसए की तरफ पढ़ा हमने अपना हम यूएसए की तरफ बढ़े और हमारे रिलेशन उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। तो ऐसे चलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रशिया से हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन रशिया ने चाइना की तरफ झुका, तो हमको झुकना पड़ा। ठीक है? यहाँ पर आइए। सेंसेक्स स्विंग्स 1200 पॉइंट्स एंड्स हायर इवन एज वोलेटिलिटी स्पीक्स। देखिए, ये सेंसेक्स जो है एकदम से आपका कितना गया, लगभग 1200 पॉइंट गया। 1200 पॉइंट जाने का मतलब है, देखिए ओवरऑल सेंसेक्स से 1200 पॉइंट चला भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। सेंसेक्स का ऊपर जाना इंडिकेट करता है मार्केट में शेयर मार्केट में ग्रोथ को इंडिकेट करता है। शेयर मार्केट में यदि ग्रोथ इंडिकेट होगी तो इससे बुल इन्वेस्टर जो होंगे वो एकदम से सक्रिय होंगे। देखिए, सेंसेक्स जो है वैसे तो 30 कंपनियों का 30 सबसे लार्जेस्ट एमकेएफ वाली कंपनियों का एक शेयर वैल्यूज में, शेयर प्राइजेस में चेंजेस को इंडिकेट करता है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये चीज समझनी होगी कि सेंसेक्स 30 यदि सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस बदल रहे हैं तो 30 के बाद जो छोटी कंपनियां होगी उनके प्राइस भी बदलेंगे। यदि 30 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइजेस में एवरेज चेंज पॉजिटिव है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि जो बाकी की कंपनियां हैं उनमें भी प्राइस बढ़ेंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर कंपनी का प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा ही सही, कुछ कंपनी का घट सकता है लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज का बढ़ेगा। सेंसेक्स का 1200 पॉइंट बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि शेयर मार्केट में ग्रोथ होगी। अब सेंसेक्स का 1200 पॉइंट बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जो 6000 कंपनियां हैं सबका शेयर का प्राइजेस बढ़ेगा, लेकिन मोस्टली कंपनीज का प्राइस बढ़ेगा। सेंसेक्स यदि 1200 पॉइंट बढ़ा तो जो इन्वेस्टर जिसका पैसा लगा हुआ है उसको ये पता है कि मतलब मेरा जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ने की संभावना है। सेंसेक्स 1200 पॉइंट है तो जो पैसा लगाने वाला है उसको ये भी पता है कि आने वाले टाइम में मेरे पास जो अभी शेयर नहीं है तो मैं अभी शेयर खरीद सकता हूँ कि आने वाले टाइम में नियर बाय मेरा शेयर का प्राइस बढ़ सकता है मेरी कंपनी का, क्योंकि सेंसेक्स बढ़ रहा है। पैरेलली यही चीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 के साथ होती है, जहां सेंसेक्स 30 में 30 लार्जेस्ट एमकेएफ वाली कंपनीज को, जबकि 50 लार्जेस्ट एमकेएफ वाली कंपनीज को शेयर प्राइजेस में एवरेज चेंजेस को निकालकर यही काम निफ्टी 50 करता है। निफ्टी 50 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो 1600 में से जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनका एमकेएफ सबसे ज्यादा है उनके शेयर के प्राइजेस को मापा जाता है। तो अगर भारत में जनरल जो ट्रेंड है वो सेंसेक्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ये सवाल भी आप लोगों से कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकता है कि भारत में निफ्टी 50 की भी इंपोर्टेंस है, डॉलेक्स 200 की भी है, सेंसेक्स 200 की भी है, सेंसेक्स 30 की भी है, लेकिन सेंसेक्स 30 को क्यों मार्केट का ज्यादा एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। दरअसल सेंसेक्स 30 जो स्टॉक एक्सचेंज निकाल रहा है वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया।
लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास 6000 के लगभग कंपनीज हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ओनली 1600 कंपनीज। तो जिसके पास सबसे ज्यादा कंपनीज होगा वो सबसे अच्छा स्टॉक एक्सचेंज होगा। तो 6000 कंपनियां चूंकि इसके पास है तो दैट इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये एक कारण बनता है। तो चलिए, सेंसेक्स का 1200 पॉइंट जाना शेयर मार्केट में ग्रोथ को इंडिकेट करेगा। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी। अब कल 1200 पॉइंट डाउन भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस बात को समझना कि सेंसेक्स, निफ्टी, दीज आर द इंडेक्स आर द इंडिकेटर ऑफ अवर शेयर मार्केट। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।